गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने बड़े भाई साहब के अग्रिम भाग का पठन किया था। आज हम उसकी निरंतरता को बरकरार रखते हुए आगे का भाग को देखेंगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने किस दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत अर्थात प्राणों के अंत तक जितना हो सके उससे ज्यादा परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हुई थी, अर्थात उनकी जो चेहरे थी वो बिल्कुल देखने वाली अवस्था थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी नहीं थी, अर्थात मुझे पास होने की खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब दोबारा उसी कक्षा में फेल हो गए थे। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अर्थात जो किस्मत में हो उसे किसे नामंजूर किया सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर है और रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं और उनके बराबर का हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, अर्थात मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मेरे इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, अर्थात जब डांटते हैं तब उस वक्त मुझे अप्रिय बुरा लगता है अवश्य, मगर शायद उसके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से होता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, अर्थात मेरी आजादी भी थोड़ी बढ़ गई थी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, अर्थात उनकी नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवे अर्थात गुड्डी, पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाती थी। अर्थात सुबह से शाम तक स्कूल छोड़कर मैं सुबह से शाम तक हमेशा पतंग ही उड़ाया करता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था, अर्थात उनकी इज्जत करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मांझा देना अर्थात धागे को और मजबूत बनाना, कन्ने बांधना पतंग को ठीक करना, और पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखों की आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। बच्चे, इस पाठ का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। अर्थात मेरी आंखें आकाश की ओर थी और मंद अर्थात मन उस पथिक की ओर थी, उस पथिक के समान थी जो बेतहाशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए झूमता जा रहा था। मगर धरती पर क्या है अर्थात जमीन पे क्या है, उसका पैर टिका है कि नहीं टिका है, ये उसको ध्यान नहीं था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्ति मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और पतझड़ झाड़दार बांस लिए
इनका स्वागत करने दौड़ी। अर्थात जब पतंग टूटता है तो बालक लंबे लंबे डंडे लेके निकलते हैं। जो पतंग को पहले छू लेगा वो पतंग का स्वामी बन जाएगा। यही हालत इस समय लेखक की थी। उनके झुंड लंबे लंबे लग्गे अर्थात बांस की छेन टुकड़ी और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत अर्थात पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ी जा रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है। न मोटर मोटर कारें हैं, न ट्रम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई अर्थात मैं दौड़ते दौड़ते जाकर भाई साहब से भिड़ गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे और मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ अर्थात मिडिल क्लास व्यक्तियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है। कितनी ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस काम अकली पर बहुत दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का हो जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ और परीक्षाओं का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, क्या तुम उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डिफिल और डिलीट भी क्यों ना कर लो। समझ की किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, लेकिन अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। बच्चे आज यहीं तक, अगले दिन इसे आगे का भाग हम देखेंगे। धन्यवाद।